आलोक जी यहाँ पर हैं। आलोक जी, आप इसमें हमारी कुछ मदद कर सकते हैं कि अगर जीत की जिम्मेदारी किसी की होती है तो फिर हार की क्यों नहीं? और गुजरात में अगर पार्टी हारी है तो इसकी जिम्मेदारी क्या किसी के ऊपर तय होगी? की होनी चाहिए शर्मा। सुधीर भाई, बिल्कुल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर जीत की जिम्मेवारी सामूहिक है तो हार की जिम्मेवारी भी सामूहिक होगी, और जीत की जिम्मेवारी अगर एक व्यक्ति की है तो फिर हार की व्यक्ति उसकी भी होनी चाहिए। अगर गुजरात जीतने से मोदी साहब का केवल सेहरा बनता है तो हिमाचल हारने से भी मोदी साहब से सवाल पूछे जाने चाहिए या बीजेपी से। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी यह आंकड़ा और बढ़ेगा, 39 से ऊपर जाएगा और सीएम बनाने में किसी तरह का कोई विवाद नहीं आएगा। लेकिन गुजरात हमारे लिए एक बड़ा सबक है, मैं आप दोनों की बात से सहमत हूं। गुजरात बड़ा सबक है, ये कांग्रेस पार्टी खुद स्वीकारती हुई। एक बार प्रदीप जी से भी चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप जी, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है जानने में कि ये एक्सिस, जो आप एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल करते हैं, सैंपल साइज आप बड़े लेते हैं हमेशा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं दोनों राज्यों का, इसीलिए इतना सटीक नतीजा निकला है। तरीका क्या होता है वोटर से बात करने का? क्योंकि ये हमेशा लोगों के मन में भ्रम रहता है कि हो सकता है वो कुछ छिपा जाए, कुछ बता पाए। तो कितने देर कम से कम एक वोटर को आपका वॉलंटियर कितना टाइम देता है ताकि वो इंटीमेसी बिल्ड हो कि वो अपनी बात हाँ कर बिल्कुल, तो बस तीन ही चीजें, रीच, कनेक्ट और अंडरस्टैंड, यानी वोटर तक पहुंचे, सही वोटर तक, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो डेमोग्राफिकली और वो स्टैटिकली सही जगह पहुंचना है उसी रेशो में। दूसरा कनेक्ट आप किसी से तभी होते हैं जब उसके लिए कोई आप वैल्यू प्रपोजिशन लेके आए, उसके लिए कोई ना कोई तरह का एक गिफ्ट भी हम लेके जाते हैं और साथ में उससे उसकी समस्याओं को पूछते हैं। जब आप किसी से भी समस्या पूछेंगे, मैं आपसे भी यदि आपकी समस्याएं पूछूं तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे कि चलो ठीक है, कोई तो पूछने के लिए आया। और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना कि इसका कितना दुख दर्द है, कितनी खुशी है किसी के बारे में या नहीं है, ये है अंडरस्टैंडिंग। तो इन तीनों विषयों के ऊपर उससे हम ट्राई करते हैं, उसके इनसाइट जानने की कोशिश करते हैं, और जब वो सारे के सारे इनसाइट्स आते हैं उसको हम लगातार वैलिडेट करते रहते हैं करीब पूरे साल भर। प्रदीप जी, अब एक बात मैं ये जानना चाहूंगा आपसे और अपने दर्शकों के लिए भी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किस हद तक कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाई है? किस हद तक कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी ने ले लिया है और ऐसा क्यों हुआ है? सुनील जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे मैंने अभी बताया कि हम कम से कम 4 ट्रैकर करते हैं, तो हमारे 1, 2 और 3 ट्रैकर के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के ऊपर नजर आ रही थी, 2 नंबर की पार्टी लगातार। लेकिन पिछले 3 महीनों से जैसे ही आम आदमी पार्टी ने वो पोजीशन ली हिंदुत्व वाली, ये ध्यान रखते हुए कि गुजरात में तो हिंदुत्व चलता है और शायद देश में भी चलेगा यदि बीजेपी को चैलेंज करना है, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी गणेश के फोटो होने चाहिए नोट पे। बिल्किस बानो केस के कन्विक्स के ऊपर वो शांत रहे, साइलेंस रहे, और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी समर्थन करना चालू किया। तो जो एक पोजीशनिंग थी अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की कि विकास की राजनीति, तो तुरंत जो है, जो सबसे बड़ा 42% वोट शेयर मिला कांग्रेस को पिछली बार, 30 देखिए गुजरात के अंदर दलित, मुसलमान और आदिवासी मिलके 30% होता है, और 30% होते हैं अपर क्लास, जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में गुजरात के अंदर है, और जो ओबीसी है 30%, वो भी अपर के जैसे उनका तो बिहेवियर है। जी, तो बड़ी संख्या में जो वोट थे मुसलमानों के और दलित्स के, जो आम आदमी पार्टी के फोल्ड में आ चुके थे, वो रिवर्स हो गए पिछले 3 महीने के अंदर। ठीक है, एक बार जरा आपको सुना देते हैं। अरविंद केजरीवाल, दावा उन्होंने किया था, आपको याद है, पंजाब में तो सही साबित हो गए थे, उसके बाद से उन्होंने एक रीति बना ली है, जहां जहां चुनावी मैदान में जाते हैं लिख कर देते हैं। लिख कर दिया हुआ उल्टा पड़ गया इस बार। सुनिए क्या दावा था उनका। के सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है।
गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। यह आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। तो देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं केजरीवाल का सपना एक विंडो में आपको दिख रहा था और दूसरी विंडो में आपको दिख रहा था हकीकत। हकीकत यह है कि उनका 6 सीटें आ रही हैं और सपना यह है कि उनकी सरकार बन रही है। प्रदीप जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि केजरीवाल का जो फॉर्मूला है अभी वो है राष्ट्रवाद प्लस हिंदुत्व प्लस केजरीवाल प्लस फ्री का माल, ये फॉर्मूला उनका है? देखिए, फार्मूला तो मैं कहूँगा कि जो उनका एक विकास का था इसको मानना पड़ेगा। डिलीवरी की बात वो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपनी उनकी जो राष्ट्रीय उम्मीद है, एम्बिशन है, उसके चलते वो धीरे से लाइन शिफ्ट कर रहे हैं। और जैसे ही आप लाइन शिफ्ट करेंगे, अपनी ज़मीन को छोड़ेंगे, उनको ये समझना चाहिए, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, जो उनकी ज़मीन आई है वो कांग्रेस से आई है। और कांग्रेस का जो सबसे बड़ा वोट बैंक होता था वो माइनॉरिटी, दलित और अति पिछड़ा वर्ग। इसमें क्या हम ये माने, देखिए कोई भी बड़ी जो पार्टी होती है वो विचारधारा पर टिकी होती है। बीजेपी विचारधारा पर टिकी है, कांग्रेस विचारधारा पर टिकी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी विचारधारा पर टिकी है। लेकिन ये अकेली पार्टी ऐसी दिखती है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। वो पानी की तरह है, जिस बर्तन में आप डालोगे वही रूप ले लेगी। और वो विचारधारा की कमी आपको हर जगह, हर बार, हर परिस्थिति में आपको नजर आती है। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे आपका दिल्ली में शाहीन बाग हो, या जब भी कभी कोई ऐसी बात आई है। किसी भी स्टूडेंट को ग्रेजुएट करने के लिए अपने जीवन के 15 साल गुजारने पड़ते हैं, उसके बाद वो ग्रेजुएट होता है और उसके बाद उसको एप्लीकेशन नौकरी के लिए देनी होती है। ये लाइफ का आपको फंडामेंटल समझना होगा। उसी में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। उन्होंने 2013 से अपनी जर्नी चालू की है और जब तक कम से कम 2 चुनाव सर से नहीं गुजरेंगे तब तक सारी बातों को वो सीख नहीं पाएंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां। आप मानेंगे कि अभी भी वो इंटर्न ही है राजनीति में? हाँ, बिल्कुल मैं मानूंगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंटर्न है,